बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कांसी का ज़माना या ब्रॉन्ज़ एज वो दौर है जब इंसान ने जदीद ज़िंदगी की तरफ अपना अगला कदम उठाया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसान ने पत्थर के औज़ार इस्तेमाल करने से कांसी के औज़ार इस्तेमाल करने तक का सफ़र कैसे किया और इसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगी और सोसाइटी में क्या तब्दीलियाँ पैदा हुईं? कांसी के ज़माने के इस दिलचस्प दौर को खोजने वाली इस वीडियो में खुशामदीद। तकरीबन 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी यानी कबल अज़ मसीह तक फैले हुए इस दौर में टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन और समाज में बहुत तरक्की हुई। आए हिस्ट्री के इस सफ़र में मेरे साथ शामिल हों। मैं आपको ब्रॉन्ज़ एज में ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इस दौर में हम इंसानों ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की। मैं आपको ब्रॉन्ज़ एज में होने वाले दो दिलचस्प वाक़यात भी बताऊंगा। एक तो है एक बहुत बड़ा आतिशफ़िशानी धमाका या वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा है एक बहुत बड़े बहरी जहाज़ की ग़रक़ाबी या शिपरेक। वॉल्केनिक इरप्शन का वाक़या इस वीडियो के दरमियान के किसी हिस्से में, शिपरेक इसके आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा। आगे चलने से पहले मैं आपको ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि पत्थर के ज़माने या स्टोन एज, कांसी के ज़माने या ब्रॉन्ज़ एज और लोहे के ज़माने या आयरन एज से क्या मुराद है। दरअसल ये तीनों एजेस प्री हिस्टोरिक हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड इस दौर को कहा जाता है जिसका डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है या सिरे से रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं। अगरचे ब्रॉन्ज एज में राइटिंग की प्राइमरी शक्ल पैदा हो गई थी, फिर भी इस दौर में मिलने वाला ये रिकॉर्ड बहुत डिटेल में नहीं है और यही मामला आयरन एज का भी है। नाजरीन, स्टोन एज 26 लाख साल पहले शुरू होता है और 3300 बीसी पर ख़त्म होता है। ये इंसानी तारीख का सबसे कदीम दौर है। इसे मज़ीद 3 हिस्सों में बांटा गया है जिसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। दूसरा दौर है ब्रॉन्ज एज, जिस पे ये हमारी वीडियो है। ये तकरीबन 3300 बीसी से शुरू होकर 1200 बीसी पर ख़त्म होता है। इसे भी मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी अर्ली ब्रॉन्ज एज, मिडल ब्रॉन्ज एज और लेट ब्रॉन्ज एज। नाजरीन, प्री हिस्टोरिक पीरियड का तीसरा दौर है आयरन एज। ये 1200 बीसी से लेकर 0 बीसी, 0 बीसी के दौर तक का है। इसे भी मजीद 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड खत्म हो जाता है और हिस्टोरिक पीरियड शुरू होता है। ये वो दौर है जिसका रिटन रिकॉर्ड बहुत डिटेल के साथ मौजूद है। इस दौर में यानी हिस्टोरिक पीरियड में इंसानी समाज ने बहुत तरक्की की। इसे जिन पीरियड्स में बांटा गया है वो ये हैं: क्लासिकल पीरियड, मिडिवल पीरियड, रेनेसांस पीरियड, एज ऑफ डिस्कवरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न पीरियड। अच्छा जी, इस छोटे से तारुफ के बाद हम वापस अपने मौजू यानी ब्रॉन्ज एज पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कांसी का दौर आमतौर पर 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक समझा जाता है। कांसी के दौर में दुनिया में कई बड़ी सल्तनतें या अम्पायर्स उभरी। मशक़ वस्ता या मिडल ईस्ट में बाबुल या बेबीलोनियन अम्पायर सबसे ज़्यादा अहम थी। फिर इसके बाद आशूरी या एसीरियन अम्पायर, यूरोप में क्रीट की मीनियन सिविलाइजेशन एक बड़ी ताकत थी। फिर यूनान की माइसीनियन सिविलाइजेशन थी। चीन में शेंग डायनेस्टी थी, वो भी इस दौर की एक बड़ी ताकत थी। इन तहजीबों के पास ना सिर्फ मुतासिर कुन फौजी ताकत थी, बल्कि उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी में भी नुमायां तरक्की की। नाजरीन, ब्रॉन्ज या कांसी कॉपर यानी तांबे और टिन का भरत या एलॉय है। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर जो नया मेटल बनता है इसे एलॉय कहते हैं। एक दिलचस्प सवाल ये है कि इंसान ने ब्रॉन्ज कैसे दरियाफ्त किया। कांसी की दरियाफ्त इंसानी तारीख का एक अहम वाक़या था। कांसी की दरियाफ्त के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। एक नज़रिया के मुताबिक ये एक इत्तफाकिया डिस्कवरी थी और एक नज़रिए के मुताबिक कदीम धाती काम करने वालों ने जानबूझकर
मुख्तलिफ धातुओं को मिलाकर तजर्बे किए और कांसी को दरियाफ्त किया। इससे पहले इंसान पत्थर के औजार और इसके बाद कॉपर या तांबे के औजार इस्तेमाल करता था। पत्थर के औजार तो जाहिर है कि बहुत कारआमद नहीं थे, मगर तांबा क्योंकि एक धात है इसलिए इसे ढालकर मुख्तलिफ औजार ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाए जा सकते थे। मगर कांसी अपनी डिस्कवरी के बाद तांबे से भी ज़्यादा बेहतर साबित हुई, क्योंकि ये ज़्यादा सख्त, ज़्यादा पायदार है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसे आसानी के साथ पिघलाकर मुख्तलिफ शक्लों में ढालना आसान हो जाता है। तांबे के मुकाबले में चूँकि ब्रॉन्ज ज़्यादा सख्त है, इस वजह से ये औजारों और हथियारों के लिए ज़्यादा बेहतर है। कॉपर के मुकाबले में जंग लगने के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत है, या यूँ कहिए कि ये ज़्यादा क्रोजन रेजिस्टेंट है, यानी इससे बनाए गए औजारों और हथियारों पर जल्दी जंग नहीं लगता और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। हथियार बनाने के लिए ये इसलिए भी ज़्यादा बेहतर था क्योंकि इससे हथियारों की धार कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ बनाई जा सकती थी। ये आराइशी अशिया यानी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के लिए भी ज़्यादा बेहतर था। नाजरीन, इससे कता नज़र कि इसे कैसे दरियाफ्त किया गया, कांसी अपनी ताकत और मजबूती की वजह से जल्द ही एक इंतहाई कारआमद मेटल बन गया। इसे औजार, हथियार, ज़रा बख्तर और दीगर अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसकी मकबूलियत पूरे कांसी के दौर में बढ़ती रही। इस सब की वजह से ब्रॉन्ज एज की तहजीबों ने आर्ट, तिजारत और जंगी टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की। इस दौर में जो बड़ी बड़ी ताकतें और सिविलाइजेशंस पैदा हुई, इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पेश करते हैं। दजला और फुरात के दरमियान वाक़ मेसोपोटामिया को अक्सर तहजीब का गहवारा या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये खित्ता अब जदीद दौर के इराक और कुवैत में है। यहाँ कई ताकतवर सल्तनतें कायम हुई, जिनमें सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन और एसीरियन सिविलाइजेशन शामिल हैं। उरूक और बाबिल के शहर मेसोपोटामिया की तहजीब के बड़े मराकज़ थे, जहाँ इनके मुतासिर कुन ज़ेगुरेट और मंदिर तामीर किए गए थे। मेसोपोटामिया कई शहरी रियासतों या सिटी स्टेट्स पर मुश्तमिल था। हर सिटी स्टेट का अपना हुक्मरान और सियासी निज़ाम था, लेकिन इनमें आम तौर पर बादशाह या काउंसिल ऑफ एल्डर्स की हुकूमत होती थी। बादशाह के पास मुतलक ताकत या एब्सोल्यूट पावर होती थी और वो अमन व अमान को बरकरार रखने और रियासत को बैरूनी खतरात से बचाने का जिम्मेदार था। काउंसिल ऑफ एल्डर्स बादशाह के मुशीर के तौर पर काम करती थी और रियासत के मामलात में फैसले करने में मदद देती थी। मेसोपोटामिया के बादशाहों को अक्सर देवताओं के अवतार के तौर पर देखा जाता था और उनकी हुक्मरानी का एक बुनियादी अकीदा या बिलीफ ये होता था कि इन्हें देवताओं ने अपने लोगों की रहनुमाई और हिफाजत के लिए चुना है। मिस्र आप जानते ही हैं कि शुमाल मशरकी अफ्रीका में वाक़ है और दुनिया की सबसे मशहूर कदीम तहजीबों में से है। दरियाए नील मिस्र की तहजीब, ज़राअत और मईशत के लिए बहुत अहम था। फ़िरौनों ने मिस्र पर अपने दारुल हुकूमत मेम्फिस और फिर थीब्स और फिर बिल आखिर अमारना से हुकूमत की। गिज़ा के अहराम, स्फिंक्स और लग्जर और करनाक के मंदिर मिस्र के मशहूर तरीन लैंडमार्क्स हैं। कदीम मिस्र का सियासी निज़ाम शाही या मोनार्की पर मबनी था, जहाँ फ़िरौन मुतलकुल अनान या एब्सोल्यूट पावर रखता था और इसे जिंदा देवता समझा जाता था। फ़िरौन का मिस्र में ज़िंदगी के हर पहलू पर इख्तियार था। मिस्र के फ़िरौनों की मदद हुकाम और मुशीरों पर मुश्तमिल ब्यूरोक्रेसी करती थी। मिस्र के हुक्मरान भी इस अकीदे को बुनियाद बनाते थे कि इन्हें देवताओं ने मिस्र के लोगों की रहनुमाई और हिफाजत के लिए चुना है। फ़िरौनों ने मुल्क के वसी वसाइल को बहुत उम्दा तरीके से कंट्रोल किया और अहराम जैसे यादगार भी बनाए। नाजरीन, वादिये की सिंध की तहजीब तकरीबन 2600 BC से 1900 BC के दरमियान परवान चढ़ी। वादी सिंध अब पाकिस्तान में वाक़ है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर वादी सिंध की तहजीब के अहम मराकज़ थे। दरियाए सिंध इस तहजीब की ज़राअत और तिजारत के लिए बहुत अहम था। रिटन रिकॉर्ड की कमी की वजह से वादी सिंध की सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी तरह नहीं समझा जा सका। तहम यह ख्याल किया जाता है कि इन पर एक एलीट क्लास की हुकूमत थी जो बहुत ताकतवर थी। ये क्लास अमन व अमान को बरकरार रखने और नज़्म व नस्ख की निगरानी की जिम्मेदार थी। इस दौर के मजहब ने भी वादी सिंध के मुआशरे में एक अहम किरदार अदा किया और ये भी मुमकिन है कि मजहबी पुरोहत भी सियासी ताकत रखते हों। चीन की एक तवील और पेचीदा तारीख है और कांसी का दौर भी एक्सेप्शन नहीं है। शैंग खानदान ने 1600 बीसी से 1046 बीसी तक हुकूमत की। ये वो पहला खानदान था जिसने कांसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। शैंग खानदान का दारुल हुकूमत यिंग था जो सूबा हेनान में जदीद दौर के एनियांग में वाक़ है। यिंग के शाही मकबरों में ब्रॉन्ज की अशिया मसलन बर्तन और हथियार बड़ी तादाद में पाए गए हैं। शैंग खानदान एक मौरूसी बादशाहत यानी डायनेस्टी थी जहां इक़्तिदार हुक्मरान खानदान ही में मुंतकिल होता था। बादशाह के पास एब्सोल्यूट पावर थी और वो अमन व अमान को बरकरार रखने और मुल्क को बैरूनी खतरात से बचाने का जिम्मेदार था। बादशाह को अफसरों और मुशीरों की एक ब्यूरोक्रेसी की मदद हासिल थी। मजहब ने शैंग मुआशरे में एक अहम किरदार अदा किया और बादशाह को अक्सर लोगों और देवताओं के दरमियान एक राब्ते के तौर पर देखा जाता था। एजियन सी जो यूनान और तुर्की के दरमियान वाक़ है, कांसी की दौर की तहजीबों का घर था। मिनियन तहजीब अपने शानदार महल्लात या पैलेस कॉम्प्लेक्सेस के लिए मशहूर है, जिनमें नौसौस का मशहूर महल भी शामिल है। इस सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिस्टम को रिटन रिकॉर्ड की कमी की वजह से अच्छी तरह नहीं समझा जा सका। ताहम ये ख्याल किया जाता है कि इन पर एक बादशाह या मलिका की हुकूमत थी, लेकिन इनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं था या ये एब्सोल्युटली पावरफुल नहीं थे। यहाँ पॉलिटिकल पावर की मुख्तलिफ सतहों पर एक पेचीदा दर्जाबंदी थी, यानी इनका पॉलिटिकल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की पर मबनी था। गालिबन बादशाह या मलिका को एडवाइजर्स की एक काउंसिल की हमायत हासिल थी। मिनियन मुआशरे में मजहब का एक अहम किरदार था। यह भी मुमकिन है कि बादशाह या मलिका भी कोई मजहबी रुतबा रखते हों। मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक वॉल्केनिक इरप्शन के मुतालिक बताने का कहा था। वो है 1600 बीसी यानी आज से 3600 साल पहले एजियन सी के जजीरा सेंटोरिनी में होने वाला एक ज़बरदस्त आतिशफशान धमाका यानी वॉल्केनिक इरप्शन। ये इरप्शन तारीख की सबसे ताकतवर तरीन इरप्शंस में से है। इस इरप्शन ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और मिनियन सिविलाइजेशन की बर्बादी का बायस बना। माइसीनियन तहजीब ये अपने मुतासिर कुन किलों के लिए जानी जाती है, मसलन माइसीनिया का किला। इसके बाद है हिटाइट एम्पायर। इस पर एक बादशाह की हुकूमत थी जो एब्सोल्यूट पावर रखता था और इसे ज़मीन पर खुदा का अवतार समझा जाता था। बादशाह की मदद एडवाइजर्स की एक काउंसिल करती थी। इनके पास एक पेचीदा कानूनी निज़ाम भी था। इनका कोड ऑफ लॉ एम्पायर में ज़िंदगी के हर शोबे पर लागू था। हिटाइट बादशाह अमन व अमान को बरकरार रखने और सल्तनत को बैरूनी खतरात से बचाने का जिम्मेदार था। इनके पास भी एक मजबूत फौज थी और बादशाह ही सुप्रीम कमांडर होता था। फिर है वस्ती एशिया। ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशंस का घर था ये वस्ती एशिया। इसमें एंड्रोनोवो कल्चर सबसे मशहूर है जो आजकल के रूस और काज़ाकिस्तान के इलाकों में पला बढ़ा। जदीद दौर के तुर्कमानिस्तान और अज़्बेकिस्तान में बैक्ट्रिया मार्जियाना की सिविलाइजेशन बहुत तरक्की याफ्ता थी। आला दर्जे की अर्बन प्लानिंग, इरिगेशन सिस्टम और मेटलर्जी इसके बड़े बड़े कारनामों में से है। नाज़रीन, ये कांसी के दौर की कुछ बड़ी ताकतों की ज्योग्राफी और अहम मुकामात की सिर्फ चंद मिसालें हैं। हर तहजीब की अपनी यूनिक सिविलाइजेशन थी, उनकी ट्रेडिशंस थी और अचीवमेंट्स थी और इनके इंटरेक्शन ने इंसानी तारीख के धारे को डेवलप करने में बहुत मदद की।
कांसी का दौर इंसानी तारीख का एक अहम दौर था। जैसा कि हमने देखा, उस जमाने में इंसान पत्थर के औजारों के इस्तेमाल से धाती औजारों, खास तौर पर कांसी के इस्तेमाल की तरफ आया। इस दौर में अजीम तहजीबों का ज़हूर हुआ और टेक्नोलॉजीज में तरक्की हुई। इनमें ज़राअत या एग्रीकल्चर, तहरीर और अर्बनाइजेशन शामिल हैं। कांसी के ज़माने का मुताला करने से हम जदीद मुआशरे के बहुत से पहलुओं के एवोल्यूशन के बारे में जान पाते हैं, जैसे पेचीदा सियासी निज़ाम, तिजारत वगैरह। इसके अलावा एपिक ऑफ गिलगमिश और हम्मुरबी का कोड भी उसी दौर की यादगार हैं। ब्रॉन्ज एज के दौर की सबसे अहम कामयाबियों में से एक राइटिंग की डेवलपमेंट है। रिकॉर्ड रखने, तिजारत और कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी था। सुमेरियन पहली सिविलाइजेशन थी जिसने राइटिंग सिस्टम डेवलप किया और उन्होंने मिट्टी की तख्तियों पर यूनिफॉर्म सिंबल्स के जरिए लिखने के लिए स्टाइलिस का इस्तेमाल किया। कांसी के औजार और स्टाइलिस के इस्तेमाल ने तहरीर को आसान और तेज़तर बना दिया, जिससे पेचीदा कानूनी, तिजारती और लिटरेरी टेक्स्ट डेवलप हुआ। ब्रॉन्ज एज में आर्ट और आर्किटेक्चर ने भी बहुत तरक्की की। मिस्रियों ने अहराम, मंदिर और बड़े बड़े मुजस्मे बनाए, जबकि मिनियंस ने फ्रेस्कोस और मुजस्मों से मुज़य्यन वसी महल्लात यानी पैलेसेस बनाए। कांसी के औजारों और छैनियों या चिजल्स के इस्तेमाल ने मुजस्मा साजों और आर्किटेक्ट्स को इंट्रिकेट डिज़ाइन और डेकोरेशन बनाने के काबिल बनाया, जैसा कि माइसीनियन गोल्ड मास्क्स और हिटाइट रिलीफ्स। नाजरीन, कांसी की दरियाफ्त ने तिजारत पर भी खासा असर डाला। कांसी के दौर की तहजीबों ने तिजारत के वसी नेटवर्क कायम किए। टेक्सटाइल, धातों, कीमती पत्थरों और ज़रूरी मसनूआत जैसे सामान का तबादला किया। कांसी के औजारों और हथियारों के इस्तेमाल ने तवील फासले तक सामान की नकलो हमल को आसान बना दिया, यानी सामान को तवील फासलों तक लाने ले जाने को आसान बना दिया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा हुआ। इसके अलावा मेटलर्जी में तरक्की हुई। दीगर धातुओं जैसे लोहे की दरियाफ्त भी इसी तरक्की का बायस बनी, जिसने आखिरकार आयरन एज में कांसी की जगह ले ली। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको दो दिलचस्प वाकयात बताने का कहा था। एक वाकया यानी वॉल्केनिक इरप्शन तो मैं आपको बता चुका। अब दूसरा दिलचस्प वाकया सुनिए। यह है उलूब्रॉन शिपरेक या जहाज की गरकाबी। 1982 में तुर्की के एक साहिल के करीब इत्तफाकिया तौर पर एक शिपरेक डिस्कवर हुआ। ये जहाज 1300 BC यानी आज से 3300 साल पहले डूबा था। ये मेडिटेरेनियन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ चीज़ें ले जा रहा था, जिनमें ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज़ें, टिन, हाथी दांत और शीशे की चीज़ें शामिल हैं। इस जहाज़ के मिलने से ब्रॉन्ज एज के ट्रेड नेटवर्क और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बहुत सी मालूमात मिलती हैं। कांसी का दौर या ब्रॉन्ज एज हमारे आबा-ओ-अजदाद यानी हमारे फोर फादर्स की जहानत और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल की एक उम्दा मिसाल है। यानी इंसान ने किस तरह तारीख में बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया और अपनी सलाहियतों के ज़रिए इन पर काबू पाने में कामयाब रहा। ये एक याद दहानी है कि हमें कितने ही मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़े, हम अपनी जहानत और इज्तिमाई कोशिश के जरिए इन पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। अपने मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए हमें ब्रॉन्ज एज की कामयाबियों से इंस्पायरेशन हासिल करते रहना चाहिए और अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नाजरीन, इस सिलसिले की अगली वीडियो में मैं आपको मिस्र के सफ़र पर ले जाऊंगा, फिरौनों का मिस्र। इस वीडियो में मैं आपको उस दौर के कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, मजहब और लोगों के रहन सहन के मुतालिक बताऊंगा। नाजरीन, जिन टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया है, अगर इनके मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में अपने सवाल को शेयर करें या इस सवाल की वीडियो बनाकर इसको अपलोड कर दें और इसका लिंक मुझे भेज दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाबात की एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए।